नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम देख रहे थे लैब असिस्टेंट भूगोल, जिसका एग्ज़ाम 9 मई 2026 को होने वाला है। साथ ही साथ वो पार्ट जो एनसीईआरटी से लिया गया है स्कूल व्याख्याता के लिए। साथ ही साथ स्कूली बच्चे जहाँ टीचर वगैरह नहीं है, उनके लिए कक्षा 11 और 12 का जो है सीक्वेंस वाइज जीरो लेवल से जो सिलेबस है, उसके लिए भी ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ चाहे भारत लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, तमाम एग्ज़ाम में ये टॉपिक जहाँ दिए गए हैं, उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं। शायद लगभग 35 के आसपास क्लासें हो चुकी है। यूट्यूब पर अपनी निःशुल्क क्लासें चलती है। साथ ही साथ ऐप गोल गुरु एकेडमी नामक जो अपना ऐप है, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अपनी ओर से मैटर पढ़ते हैं। जो यहाँ से अपने नहीं पढ़ रहे हैं, वो मैटर पढ़ के वहाँ पर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। अपने मूल्यांकन के लिए वो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। तो देखिए भाई, सीक्वेंस के हिसाब से आज अपन पढ़ेंगे व्यापार। व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आपके लेवल असिस्टेंट में बिल्कुल जो है टॉपिक दिया गया है। बहुत ही सीक्वेंस के हिसाब से जीरो लेवल से इसको पढ़ने वाले हैं। तो भाई, चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। प्ले स्टोर से जाके अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डेली के करंट अफेयर्स और क्लास की सूचना के लिए टेलीग्राम चैनल जो है गोल गुरु एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आता है व्यापार, मतलब ट्रेड। होता क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान का एक सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। आदान और प्रदान की प्रक्रिया इसके अंदर चलती है। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। देखिए, लाइव इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कमेंट वगैरह जब अपन पढ़ते हैं तो टाइम काफ़ी ख़राब होता है। इसके बजाय मेरा ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासें डालूं। तो आप एकाग्र होकर इस क्लास को लीजिएगा और आनंद की प्राप्ति कीजिएगा। साथ ही साथ बता दो उन बच्चों के लिए जो परेशान हो रहे हैं कि जीके वाला पोर्शन कहाँ से पढ़ेंगे, तो अति शीघ्र आप लोगों के लिए डेली की करंट अफेयर्स 15 से 20 मिनट की चालू होने वाली है सभी भर्तियों के लिए। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट, चाहे साइंस हो चाहे भूगोल हो, उनके लिए जो जीके वाला पोर्शन है उसकी क्लासें भी मैं अति शीघ्र शुरू करने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्यापार के अर्थ की। बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है। और किसी के कीड़ा रहता है ना कि थोड़ा इजी है, ये अपने को थोड़ा सा लेवल हाई चाहिए, तो वो जो है यहाँ जीरो लेवल से लेके जो है 90% लेवल कवर किया जा रहा है। और किसी को सीधा ही 90% से 100% देखना है तो आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट में जो व्याख्या दे रखी है वो 90 से लेके 100 के बीच में भी मिलेगी और ये भी मिलेगी। मतलब सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर कवर हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पर भी लगभग 90% चीज़ें कवर हो जाएगी और एनसीईआरटी 100% यहाँ पर कवर हो जाएगी। एग्जामिनर कई बार क्या होता है, भले ही सिलेबस अपना ये हो लेकिन एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा ऊपर का लेवल भी पूछ लेता है 10%। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है। और अति शीघ्र 5 फरवरी तक अपनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव व्याख्या सहित जो है क्लास अलग से लेके आऊंगा। ऑब्जेक्टिव व्याख्या सहित अपनी लेब असिस्टेंट भूगोल और एनसीईआरटी पार्ट स्कूल व्याख्या तक के लिए आ रही है, उसको लेना मत भूलिएगा भाई। वो आपके सारी की सारी चीज़ों के लिए, इस एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो व्यापार की परिभाषा। व्यापार का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। पहली वाली स्लाइड में भी अपन ने देखा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो पक्ष आपस में लेन देन करते हैं। व्यापार में कितने पक्ष? दो या दो से अधिक पक्ष क्या करते हैं? आपस में लेन देन करते हैं। अब देखिए, व्यापार के पक्ष, मुख्य रूप से व्यापार के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। आजकल क्या होता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो पूछ लेते हैं। व्यापार की परिभाषा, सेवाओं का आदान प्रदान है। व्यापार में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष, तीन पक्ष दे दिए। या ये लाभदायक होता है या हानिकारक, मतलब इस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। तो सारे की सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। तो व्यापार की परिभाषा यहाँ से आपने समझ ली। व्यापार के दो पक्ष होते हैं, एक बेचता है और दूसरा खरीदता है। मतलब मुख्य रूप से व्यापार के दो पक्ष होते हैं।
पारस्परिक लाभ, व्यापार जो है दोनों पक्षों के लिए कैसा होता है, लाभदायक होता है या होना चाहिए। व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, तो दोनों पक्षों के लिए ये लाभदायक होना चाहिए। ये सिद्धांत व्यापार का क्या है, मूल आधार है। तो लाभ कमाना व्यापार का क्या है, मूल सिद्धांत माना जाता है। व्यापार के स्तर, अब देखो व्यापार के स्तर की यदि बात करें तो मुख्य रूप से दो स्तरों पर व्यापार किया जाता है। प्रत्येक स्तर की अपनी विशेषताएं और महत्व होता है। दो स्तर कौन कौन से हैं, पहला है राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कोई व्यापार जब देश किसी भी देश की सीमा के अंदर किया जाता है तो वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, और जब देश की सीमा से बाहर जाकर व्यापार किया जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देखिए उदाहरण भी दे रखा है, राजस्थान से दिल्ली को गेहूं भेजना क्या है, राष्ट्रीय व्यापार है। यहीं पर आ जाता कि भारत से अमेरिका को गेहूं भेजना, हालांकि भेजे नहीं जाते क्योंकि अमेरिका में भी खूब होते हैं, तो भारत से अमेरिका को गेहूं भेजना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए ये सारे के सारे जो टॉपिक है ना एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है, बिल्कुल मेंशन कर रखे हैं सारे के सारे कक्षा 11 और 12 के यूनिट। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता, देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी देश पूर्णतः क्या नहीं होता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अरे सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो है सर्वगुण संपन्न नहीं होता, उसे भी किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे आपको भी है, मेरे को भी है, मैं अपनों से बड़ों से या छोटों से सभी से गाइडेंस लेता हूँ, आपको भी लेनी पड़ती है। वैसे भी कोई भी देश जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, उसे भी किसी अन्य देश से सेवा या वस्तु का आदान या प्रदान करना पड़ता है। तो इस कारण इन चीजों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बढ़ जाता है, आवश्यकता हो जाती है। अब देखिए उत्पादन की असमर्थता, कुछ वस्तुएं देश खुद नहीं बना सकते। जैसे अपने देश में जो है जिस प्रकार की टेक्निक अमेरिका के पास है, जापान के पास है, फ्रांस के पास है, उस प्रकार की टेक्निक जो है अपने देश के पास नहीं है। इसी कारण आपने नाम सुना होगा राफेल। राफेल फ्रांस से अपन ने खरीदे, क्यों खरीदे, क्योंकि ऐसी तकनीक अपन अभी विकसित नहीं कर सके हैं। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तकनीक अपने देश के पास अभी विकसित नहीं हो पाई है। हालांकि इस फील्ड में तो देश आगे बढ़ रहा है लगातार। मतलब यह है कि सारी की सारी चीजें एक देश में होना संभव नहीं है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अन्य देश से जब चीजें खरीदे जाती है तो ऑटोमेटिक वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है और ये आवश्यकता में शुमार हो जाती है। मूल्य लाभ, कुछ वस्तुएं वे दूसरे देश से सस्ती दर पर खरीद सकते हैं, यह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। कई बार क्या होता है, अन्य देश से यदि कोई चीजें सस्ती मिल रही है तो वो देश अपने पास मंगा लेता है, इससे भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आदिम समाज में व्यापार कैसा था, तो आदिम समाज में यदि बात करें तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है और अपने को भी पता है कि विनिमय व्यवस्था थी। विनिमय व्यवस्था क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु। एक बार पानी पी लेता हूं मैं। प्राचीन समय में व्यापार कैसी व्यवस्था थी, व्यापार में विनिमय व्यवस्था थी। देखते हैं विनिमय व्यवस्था क्या होती है। तो प्राचीन समय में व्यापार का सबसे पुराना रूप क्या था, विनिमय व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में रुपए या मुद्रा का प्रयोग नहीं बल्कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। मतलब वस्तु के बदले जब वस्तु दी जाती थी तो वो व्यवस्था क्या कहलाती, विनिमय व्यवस्था कहलाती थी। क्या थी भाई, इस व्यवस्था में लोग अपनी वस्तुओं सेवाओं का सीधा आदान प्रदान करते थे, किसी भी मुद्रा की आवश्यकता इसमें नहीं होती थी। आज भी चलता है, आज भी चलता है ना, गांव में जब टटेरा आता है तो अपन क्या देते हैं उसको, लोहे की वस्तुएं देती है जो अपनी पुरानी हो चुकी है वो देते हैं, बदले में अपने को वो डेगची देता है, भगोला देता है, परात देता है, तगारी देता है। तो ये क्या है, ये प्राचीन आदिम जमाने में चलती थी, वो आज भी कहीं देखने को मिलती है। यही था वस्तु के बदले वस्तु देना। व्यवहारिक उदाहरण, यदि कोई कुम्हार है तो उसे नलसाज की आवश्यकता है तो वह अपने बनाए हुए बर्तन के बदले नलसाज की सेवा प्राप्त करता है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। विनिमय व्यवस्था की समस्या, अब देखो हर चीज की समस्या होती है, इसकी भी समस्या थी, आवश्यकताओं का मेल। जरूरी नहीं कि भाई जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता है
वो अगले से मैंने ले ली, लेकिन मैं वस्तु के बदले वस्तु अगले को जब दे रहा हूं, ये जरूरी थोड़ी है कि उसको उस वस्तु की आवश्यकता है। तो ये बड़ी समस्या है भाई, दोनों पक्षों की आवश्यकता एक दूसरे से मेल खानी चाहिए थी। यदि एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है वे दूसरे को नहीं चाहिए तो व्यापार संभव नहीं था। मान लो अगला मेरे को गेहूं दे रहा है, ठीक है, और मैं बदले में उसको बाजरी दे रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरे पास तो गेहूं की जरूरत है तो मैंने ले लिया। अगले के पास गेहूं और बाजरी दोनों होती है और मैं उसको बाजरी दे रहा हूँ, तो अगले को जब जरूरत ही नहीं है तो ये व्यापार जो है ये संभव नहीं था। तो ये इसकी बड़ी समस्या थी। दूसरी है मूल्य निर्धारण की कठिनाई। अब भाई आपको जरूरत है सोने की, मैं आपको सोना दे रहा हूँ, मुझे जरूरत है अन्न की, आप मुझे अन्न दे रहे हो, तो मूल्य निर्धारण की कठिनाई हो गई कि नहीं हो गई? कहाँ जो है बाजरी, कहाँ सोना? सोना पहुंच गया है 1.5 लाख के पार, 1.5 लाख पहुंच गया ना। मेरा तो ऐसा मानना है कि सोने का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार का मतलब ऐसे, मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण तरीके से आप बहिष्कार कीजिए, लेकिन जो है सोने के चक्कर में जो मध्यम मध्यम परिवार है ना, ये बहुत पिछड़ते जा रहे हैं, बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। पड़ोसी के इतने 20 तोला सोना मैं अपनी बेटे या बेटी की शादी में करवाऊंगा, तो बेचारा जो उसका पड़ोसी होता है जिसकी आमदनी कम होती है वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन लोग लाज या समाज की लज्जा के कारण उसको भी करवाना पड़ता है, वो गहना वगैरह वो करवाता है। और साल 2 साल, मुश्किल से साल 2 साल, या मैं कहूँ 6 महीने बाद ही जिसकी शादी होती है उसको बाहर कहीं कमाना जाना पड़ता है। तो बताओ वो सोना किस काम का? जो जिसकी नई नई शादी हुई है, 6 महीने में वो सोना उसको विदेश भेज दे, तो वो सोना किस काम का है भाई? ये बस एक उदाहरण आ गया तो बीच में मैं दे रहा हूँ। यदि सोना 1.5 लाख के पार चला गया है तो ये आम आदमी की पकड़ से तो बहुत दूर है, तो इसका थोड़ा सा बहिष्कार ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। बहिष्कार क्या, शादियों वादियों में इसको थोड़ा कम कर दीजिए भाई। अब क्या है कि पुराने अपने जो पूर्वज है, हालांकि उनकी बातों में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, लेकिन इस चीज़ में मेरा ऐसा मानना है कि उनको समझाएं आप कि ये सोना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी दुनिया है। तो विभिन्न वस्तुओं का तुलनात्मक मूल्य निर्धारण करना कठिन था। एक बर्तन की कीमत कितनी सेवाओं के बराबर है ये तय करना मुश्किल होता था। ये विनिमय व्यवस्था की समस्या थी। भारत में आज भी जीवित विनिमय व्यवस्था, ये देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जोन बिल मेला कहाँ पर लगता है। तो ये जोन बिल मेला आपके असम में लगता है। कहाँ पर लगता है? असम में लगता है। हर वर्ष कब लगता है? इसी महीने में लगता है, जनवरी महीने में लगता है। जोगी रोड असम में ये मेला लगता है। ये गुवाहाटी जो कि असम में है, इससे 35 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भारत का संभवतः एकमात्र मेला है जहाँ आज भी वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो जोन बिल मेला गुवाहाटी के पास, असम, याद रखना। मुद्रा का आगमन। अब देखिए वस्तु विनिमय के बाद किसका आगमन हुआ? मुद्रा का। विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के बाद में रुपये और मुद्रा का प्रचलन हुआ। मुद्रा के आगमन से व्यापार में क्या हुआ? क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब देखिए मुद्रा से पहले का युग कैसा था? लोग कुछ दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा की तरह प्रयोग करते थे। ये वस्तुएं मूल्य के भंडारण और विनिमय का माध्यम का काम करती थी भाई। अब देखिए मुद्रा से पहले का युग क्या था? कुछ दुर्लभ वस्तुएं हैं जिनका लोग क्या है, प्रयोग करते थे। प्राकृतिक वस्तुएं थी इस प्रकार की, इनका प्रयोग किया जाता था। उपयोगी वस्तुएं, इनका भी प्रयोग किया जाता था। धातुओं का युग, उसके बाद जो है तांबा, सोना, चांदी, इसके सिक्के भी चले, तो है मुद्रा के रूप में इनको मान्यता मिली। इनकी टिकाऊपन और स्वीकार्यता अधिक थी भाई। तो देखिए वस्तु विनिमय के बाद ये इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा। प्राकृतिक वस्तुएं जो कि उपयोगी थी, इन इस प्रकार की, और फिर धातुओं का प्रयोग शुरू हुआ। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं नमक से सेलेरी तक? नमक जो है, आज आप बोलते हो ना कि मेरा आज जो नमक खाया है उसका कर्ज चुकाओ, तो ऐसे ही थोड़ी चलिए ये कहावत। नमक बहुत बड़ी चीज थी पहले के जमाने में। अंग्रेजी शब्द सेलेरी, याद रखना कौन सा शब्द? लैटिन शब्द सेलेरियम से बना है। तो सेलेरी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सेलेरियम से बना है। लैटिन भाषा के शब्द सेलेरियम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? नमक के द्वारा भुगतान करना, छाप लेना दिमाग में। सेलेरी का मतलब क्या होता है? नमक के द्वारा भुगतान करना।
पुराने समय में नमक जो है बहुत दुर्लभ और कैसा था, महंगा था। ये भोजन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था, इसलिए इसे भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयोग लिया जाता था पहले के जमाने में। रोमन साम्राज्य के सैनिकों को उनके वेतन का एक हिस्सा नमक के रूप में दिया जाता था भाई। किसके रूप में? नमक के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की बात करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग की ओर चलेंगे। देखिए एनसीईआरटी को मैंने बहुत सरल भाषा में आप लोगों के सामने रखा है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मैं तेज गति से चलूंगा। आपको एकाग्र होके साइड में जाके इस क्लास को चालू करके देखना, बहुत मजेदार लगेगी। प्राचीन समय में व्यापार की स्थिति। तो प्राचीन समय में क्या था? लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन कैसा था? अत्यंत जोखिमपूर्ण था, क्योंकि डाकू वगैरह हुआ करते थे, तो सुरक्षित परिवहन के साधनों का अभाव था और लुटेरों का हमेशा भय बना रहता था। तो मतलब प्राचीन समय में व्यापार की स्थिति थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए व्यापार की जो सीमाएं हैं स्थानीय बाजारों तक ही सीमित थी। मतलब जो व्यापार होता था ज्यादातर स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग अपने संसाधनों का अधिकांश भाग जो है भोजन और वस्त्र पर ही खर्च करते थे, क्योंकि विलासपूर्ण जीवन के आदी नहीं थे आज की तरह। आज क्या होता है कि साल में एक बार राजस्थान का कोई बंदा है तो उसको माउंट आबू जाना है, एक बार उसको उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और लद्दाख जाना है। ये विलासपूर्ण जो अभिलाषा थी वो प्राचीन समय में नहीं थी। दूर के क्षेत्रों से व्यापार करना कठिन और महंगा था भाई। धनी वर्ग का व्यापार, केवल धनी वर्ग ही आभूषण और महंगे वस्त्र खरीद सकता था। इसी से विलास की वस्तुओं के व्यापार की शुरुआत हुई थी। तो ये धनी वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया है भाई विलासपूर्ण जिंदगी का। अब देखिए आता है एक सिल्क रूट, इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। रेशम मार्ग कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप का है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप का। ये मार्ग जो है कितना है? 6000 किलोमीटर लंबा है। 6000 किलोमीटर लंबा है। ये कहाँ से? चीन से लेके, मतलब एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप दोनों को क्या करता है? सेवाएं उपलब्ध करवाता है। चीन से रोम इटली। तो इसका प्रारंभिक बिंदु चीन है, अंतिम बिंदु रोम। तो मतलब चीन से लेकर रोम तक एक 6000 किलोमीटर जो है मार्ग लंबा है। इसका नाम क्या है? रेशम मार्ग। ठीक है, याद रखना ये दो महाद्वीपों को सेवाएं प्रदान करता था प्राचीन काल में। आगे चलिए भाई। रेशम मार्ग पर व्यापार की वस्तुएं। चीन का रेशम। चीन से बेहतरीन रेशमी कपड़े पश्चिम की ओर। अरे बोलते हैं ना पश्चिम कैसे याद रखोगे? अपन बोलते हैं कि भारत पर जो है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हो गया, मतलब ओछे कपड़े पहनना पश्चिमी संस्कृति। अंग्रेज जो है ओछे ओछे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं ना। तो कई बार बोला जाता है, न्यूज में भी सुनते हो आप, कि भारत में जो है अब पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति के लोग भारत के परिधान को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ये पश्चिम वाला जो पार्ट है, मतलब पश्चिम की ओर, यूरोप की ओर भेजा जाता था ये सबसे मूल्यवान व्यापारिक वस्तुएं थी भाई। रोम की ऊन। अब रोम जो इटली में है, भूमध्य सागर के पास में, इस प्रकार से इटली जो है भूमध्य सागर में एक लटका हुआ देश है। रोम से उच्च गुणवत्ता की ऊन पूर्व की ओर निर्यात की जाती थी। मतलब चीन से रेशम जाती थी और इधर से ऊन आती थी। बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं का व्यापार भी इस मार्ग से होता था। आभूषण, मसाला और अन्य महंगी वस्तुएं आदान प्रदान होती थी एक दूसरी साइड। रेशम मार्ग के बीच के प्रमुख क्षेत्र। अब देखो भारत बीच में। अब चीन से अपन चलेंगे, चीन से कहाँ चलेंगे? इटली तक चलेंगे। चीन से इटली तक चलेंगे तो क्या है, इधर आपके भारत भी आएगा, भारत भी आएगा, ईरान भी आएगा, और ये मतलब मध्य एशिया वाला पार्ट है इधर का आ ही जाएगा। तो ये सभी जगह क्या है? सेवाएं उपलब्ध करवाता था। कौन सा? रेशम मार्ग। मध्यकालीन यूरोपीय व्यापार का विकास। अब देखिए मध्यकाल की स्थिति कैसी है। तो रोमन साम्राज्य का जब विखंडन हुआ, कब की बात है ये? 12वीं से 13वीं शताब्दी की। 12वीं से 13वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापार में उल्लेखनीय क्या हुई? वृद्धि हुई। समुद्री जहाजों का विकास हुआ, यूरोप और एशिया के व्यापार में वृद्धि हुई, और अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी भाई। किसने की थी?
कोलंबस ने की थी, कब की थी? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में इसे क्या नाम दिया गया था? नई दुनिया। नई दुनिया। इसने कल्पना भी नहीं की थी। कोलंबस ने सोचा मैं इधर से पार करके इधर से क्या ढूंढूंगा, वापस एशिया ढूंढूंगा। बीच में ऐसा जो है क्या, इसको एक महाद्वीप नजर आया। इसका नाम क्या कर दिया? अमेरिका कर दिया। उपनिवेशवाद और दास व्यापार। अब देखिए दो शब्द आए हैं, दो शब्द आए हैं, दास व्यापार और उपनिवेशवाद। निवेश का मतलब आपको पता है, धनराशि कहीं निवेश करना, मतलब व्यापार के लिए कहीं राशि इन्वेस्ट करना निवेश कहलाता है। उप मतलब कहीं और। तो अंग्रेजों ने भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, आप सभी को पता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। तो उन्होंने अपने धन का क्या भारत में इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे अपनी कमजोरी को समझा और अपने को गुलाम बना लिया। तो भारत जो है अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। उपनिवेश था। और दास व्यापार मतलब मानव को दास के रूप में एक जगह से दूसरी ओर ले जाना। तो 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। इस काल में मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया? दास प्रथा। दास प्रथा की शुरुआत कब हुई? 15वीं शताब्दी के आसपास। दास व्यापार में अफ्रीकी मूल निवासियों को बलपूर्वक पकड़कर अमेरिका के बागानों में श्रम हेतु भेजा जाता था। यह मानवता के विरुद्ध एक भीषण अपराध था। अब देखिए ये क्या था, ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए, है ना। अब ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अधिकतर देश किसके थे? उपनिवेशक थे। यूरोपीय कंट्रीज के उपनिवेशक थे। यहां से लोगों को यहां पर भेजा गया, किसके रूप में? दासों के रूप में। किसके रूप में? दासों के रूप में भेजा गया था। ये दास प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। दास व्यापार की क्रूर प्रक्रिया की बात करें तो नीलामियां होती थी भाई। दासों की नीलामियां होती थी। अमेरिका में दास नीलामियां लगती थी जहां मनुष्यों को पशुओं की तरह बेचा जाता था। कुशल और स्वच्छ दास के लिए भुगतान देखो $2000 चुकाए जाते थे। पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है। कुशल और स्वस्थ दास के लिए कितना? $2000 चुकाए जाते थे। और इससे क्या होता था? परिवारों का विखंडन होता था। कैसे? यहां से किसी दास को खरीदा और अमेरिका ले गए। अब बताओ, ये तो आज से 700 साल पहले की बात है। तो वहां अफ्रीका से अमेरिका गया हुआ दास वापस आ सकता है क्या? वहां पर नहीं आ सकता। उसको मजबूरन वहीं रहना पड़ता या फिर वहीं सलट जाता, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इससे क्या हुआ? परिवारों का विखंडन हुआ दास प्रथा से। इन नीलामियों में परिवार अलग अलग कर दिए गए। माता पिता और बच्चों को अलग अलग खरीदारों को बेच दिया जाता था। मान लो कोई पूरा का पूरा परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपनी बोली लगवाता था, तो पिता को कोई और ले जाता, माता को कोई और ले जाता, बच्चे और बच्चियों को कोई और ले जाता। मतलब है परिवारों का विखंडन शुरू हो गया था। स्थायी लगाव। बहुत से दास अपने प्रियजनों को फिर कभी नहीं देख पाए। ये मानव त्रासदी की चरम सीमा है। आज अपन देखते हैं कोई अरब कंट्रीज में व्यक्ति जाता है या रशिया में जाता है या यूरोप कंट्रीज में जाता है, वापस वहां से नहीं आता है। हम कहीं न्यूज़ देखते हैं कि फला व्यक्ति का बेटा या जो है कोई रिश्तेदार वापस नहीं आ पाया, वही जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अपनी कितनी संवेदना उनके प्रति होती है। तो ऐसे आज से 700 साल पहले जब दास प्रथा थी, ऐसे हजारों लाखों परिवार थे, उनकी यही स्थिति थी। तो सोचो कितनी भयानक त्रासदी थी वो। मुख्य दास व्यापारी राष्ट्र कौन थे? तो पुर्तगाल था भाई। अब देखो पुर्तगाल कहाँ है? पुर्तगाल आप सभी को पता है, यहाँ पर। मतलब यूरोप का एक देश पुर्तगाल। डच, स्पेन, इंग्लैंड, ये क्या थे? ये सारे के सारे दास व्यापारी राष्ट्र थे। मतलब यूरोप कंट्रीज, यूरोपीय जो देश थे, ये दास व्यापारी राष्ट्र कहलाते हैं अधिकतर। दास व्यापार का अंत। दास व्यापार 200 वर्षों से अधिक समय तक चलता रहा। धीरे धीरे विभिन्न देशों ने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त किया। सबसे पहले यूरोप कंट्रीज, डेनमार्क ने 1792 में। कैसे याद रखोगे? 1492।
1492 याद है, मतलब अमेरिका की खोज। 1400, 1500, 1600, 1700, 1792 में डेनमार्क ने दास व्यापार समाप्त करने का पहला गौरव प्राप्त किया, मतलब पहला यूरोपीय देश था डेनमार्क। 1807 में ग्रेट ब्रिटेन ने इस पर प्रतिबंध लगाया और 1808 मतलब अगले साल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने इस पर रोक लगाई। तो तीनों चीजें डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका 1792, 1807, 1808 दे रखी है दास प्रथा पर क्या प्रतिबंध एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। औद्योगिक क्रांति के बाद व्यापार में परिवर्तन और भयंकर परिवर्तन देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है भयंकर वृद्धि देखने को मिली। औद्योगिक क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा और प्रकृति को पूरी तरीके से बदल दिया था। क्यों बदल दिया था? क्योंकि कच्चे माल की बढ़ती मांग। अब जब उद्योग धंधे लगाए गए हैं तो उनको चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। इस कारण कच्चे माल की जो है मांग बढ़ी, अनाज की आवश्यकता बढ़ी, मांस की मांग में वृद्धि हुई, ऊन और अन्य कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ी। मूल्य संरचना में परिवर्तन, कच्चे माल का मूल्य घट गया था भाई, तैयार वस्तुओं का मूल्य अधिक रहा। औद्योगिक देशों को अधिक लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ इनको? क्योंकि इनको सस्ती दरों पर कच्चा माल मिल जाता। ये इधर से आलू डालो उधर से सोना डालो वाली प्रक्रिया इनकी थी, और कच्चे माल को डालते, तैयार माल निकालते, और कच्चा माल जहां से खरीदते थे, उदाहरण के लिए अपना भारत ही मान लो, ऐसे देशों को, अपने उपनिवेशकों को वापस तैयार माल दुगुनी रेट में बेचते थे। औद्योगिक युग में व्यापार की दिशा। तो देखो, औद्योगिक युग में औद्योगिक देश कच्चा माल आयात करते थे, अपने उद्योगों के लिए सस्ती दर पर संसाधन प्राप्त करते थे। कच्चे माल को क्या करते? अपने उन्नत उद्योगों में तैयार माल में परिवर्तित करते और तैयार माल वापस अनऔद्योगिक देश मतलब विकासशील या अविकसित देशों को बेचते थे। 19वीं शताब्दी में व्यापार की दिशा। अभी चल रही है 21वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया। क्या आया? प्राथमिक क्षेत्र का महत्व कम हुआ। क्यों? जब उद्योग धंधों की स्थापना ज्यादा हो गई तो प्राथमिक क्षेत्र का महत्व ऑटोमेटिक कम हो गया। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले क्षेत्र कम महत्वपूर्ण हो गए। इसी कारण प्रारंभिक जो औद्योगिक धंधे हैं, जो घरेलू उद्योग धंधे हैं, वो चौपट हो गए। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रभाव घट गया था औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक राष्ट्र मुख्य ग्राहक बने। औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। विकसित देशों के बीच ही व्यापार तेजी से बढ़ा। अफ्रीका जैसे महाद्वीप के अधिकतर देश इन चीजों से अछूते रहे। एक बार पानी पी लेते हैं भाई थोड़ा। ये एनसीईआरटी के डिफिकल्ट यूनिट में से एक है, लेकिन बहुत सरल भाषा में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, है ना। ये कक्षा 12 का है, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ लेब असिस्टेंट का सिलेबस तो चलता रहे, साथ ही साथ मेरे बच्चों को रिवीजन करने का भी मौका मिले एग्ज़ाम से पहले। वो 12th की जो बुक है वापस यहाँ से पढ़ के जाए। इस कारण ये मैंने व्यापार वाला टॉपिक पहले उठाया है। आगे चलते हैं। विश्व युद्ध और व्यापार प्रतिबंध। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। जब देखिए प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से लेकर 1918 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध की यदि बात करें तो 1939 से लेके 1945 के मध्य। तो ये दोनों विश्व युद्धों की कहानी है, फर्स्ट और सेकंड। तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ बताओ, देके कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखो, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। क्या कर दिया गया? व्यापार कर। राष्ट्रों ने आयात पर भारी कर लगाए, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महंगा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना में एक जर्दे की पुड़िया 5 रुपए से 75 तक पहुंच गई थी, उसी प्रकार से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ये हालात बन गए थे। संख्यात्मक प्रतिबंध, आयात की मात्रा पर सीमाएं लगाई गई, कुछ वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। एक तो बोला गया लिमिट मात्रा में लाओगे, और कुछ वस्तुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। युद्धोपरांत व्यापार व्यवस्था। अब देखो, इसके बाद गेट की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार और शुल्क हेतु सामान्य समझौता जो है, गेट की स्थापना की गई थी। व्यापार कर घटाना, इसका उद्देश्य क्या था कि इसके जो सदस्य देश थे, आगे पढ़ेंगे अपन, 164 सदस्य देश, सदस्य देशों के बीच व्यापार कर को क्रमिक रूप से कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
क्योंकि जब हालात बिगड़े तो उसके बाद जो है गेट की स्थापना की गई। व्यापार को बढ़ाना, मुक्त और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, गेट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों के बीच व्यापार कर को क्रमिक रूप से कम करना और मुक्त व निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। ठीक आगे यदि बात करें तो डब्ल्यूओ का गठन किसका? गेट से ही विश्व व्यापार संगठन बोले तो डब्ल्यूटीओ का गठन हो गया था। तो गेट जो है इसका क्या है? पिता मान सकते हैं अपन। गेट से ही डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? व्यापार के आधार की बात करते हैं। उत्पादन में विशिष्टीकरण। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का ही परिणाम है। कैसे है? उत्पादन में विशिष्टीकरण, जैसे ढाका की मलमल, मतलब बांग्लादेश का विशिष्ट उत्पाद है क्या? मलमल। अब अन्य देशों में उतना होता नहीं है, या यूं कहें कि बिल्कुल नहीं होता। तो अन्य देशों में ढाका के मलमल की मांग होगी तो वहां जाएगी। मतलब एक विशिष्ट उत्पाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला कि नहीं मिला? ठीक वैसे ही अपने बात करते डीडवाना के उद्दा जी के पकोड़े। अब आप मानोगे नहीं, यहाँ डीडवाना में कचौरी, मिर्ची बड़ा और पकोड़ा बनता है और ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया तक भेजे जाते हैं। मतलब ये वाला स्वाद वहां पर नहीं है। ये विशिष्ट गुण है इसका, इस कारण ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। तो उत्पादन में विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का प्रमुख आधार माना गया है। विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पाद में श्रम विभाजन का प्रयोग करते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था को लाभ। अब देखो, विशेषीकरण से विश्व की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से लाभ होता है, क्योंकि वस्तुएं इधर की इधर जाती है। व्यापार का जन्म करता है, क्योंकि हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म देता है। व्यापार के सिद्धांत। अब देखो, व्यापार के कुछ मौलिक आर्थिक सिद्धांत जो है वो अपन देखेंगे। तुलनात्मक लाभ, प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिससे उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। व्यापार का मूल सिद्धांत यही है, लाभ प्राप्त करना। परिपूरकता, एक देश की आवश्यकता दूसरे देश की आपूर्ति से पूरी होती है। मतलब व्यापार का सिद्धांत है परिपूरकता पर। मतलब एक देश दूसरे देश की आवश्यकता को पूरा करेगा। हस्तांतरणीयता, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। यदि नहीं भेजा जाता है तो वह व्यापार नहीं कहा जाता। सिद्धांत, ये व्यापार दोनों भागीदारों के लिए समान रूप से लाभकारी होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए, व्यापार का मूल सिद्धांत है। आधुनिक समय में व्यापार का महत्व है। अब देखो, आधुनिक समय में जो है आर्थिक संगठन का आधार माना जाता है। विदेश नीति जो है इससे मजबूत बनती है, आपस में देशों के संबंध अच्छे हो जाते हैं। परिवहन का महत्व है। अब देखो, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवहन व्यवस्था कितनी सुलभ है। संचार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाले लाभों को छोड़ना नहीं चाहता। ये आधुनिक व्यवस्था की अनिवार्यता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो देश नहीं करता उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल मानी जाती है। कैसा समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक जरूर करिएगा भाई। आपका मोटिवेशन हमें जो है बहुत अंदर से इसे प्रफुल्लित करता है कि और कुछ नया लेके आए। तो क्लास जो देखता है ना वो लाइक जरूर करिएगा। मैं देखता हूँ 1500 2000 लोग देखते हैं और लाइक करते हैं 60 70। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, ये पहला जो है कारक है। सभी देशों की बात कर ले या एक राष्ट्र की बात कर ले, पूरे भारत की यदि अपन बात करें तो पूरा भारत भी जो है संसाधनों की दृष्टि से एक समान नहीं है। अपने यहाँ पर अलग प्रकार के खनिज, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, और यहाँ पर यदि बात करेंगे तो अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलेंगे। मतलब भू विज्ञान, उच्चावच मृदा, जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, और इसी के कारण राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित है। तो आपको कोई पूछे क्या समान रूप से संसाधन मिलते हैं? नहीं मिलते, असमान वितरण होता है। भौगोलिक संरचना का प्रभाव। देखो, खनिज संसाधनों का आधार, भौगोलिक संरचना जो है खनिज संसाधनों को आधार प्रदान करती है। कैसी भौगोलिक संरचना, उसी प्रकार के वहां पर खनिज मिलेंगे। भूगर्भीय संरचना ये तय करती है कि किस क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं। धरातलीय विभिन्नताएं,
धरातलीय विभिन्नताएं फसलों और पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। समतल मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, पठार विभिन्न प्रकार की कृषि के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब खनिज संसाधनों का आधार हो, धरातलीय भिन्नताएं हो, ये व्यापार को बढ़ावा देती है, क्योंकि सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर संसाधन या पशुधन आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जो है व्यापार बढ़ जाता है। कृषि की संभावना, पर्यटन को बढ़ावा, तो ये सारी चीजें हैं भौगोलिक प्रभाव से निर्धारित होती है और ये व्यापार को बढ़ावा देती है। खनिज संसाधनों का वितरण कैसा होता है? असमान वितरण होता है और औद्योगिक विकास का आधार इसे माना जाता है। जलवायु का प्रभाव, अब देखो जलवायु का प्रभाव, पादप जातियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, उत्पादकों की विविधता पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठंडे क्षेत्र में जो है ऊन का उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में होता है। भेड़ और अन्य पशुओं के प्राप्त ऊन की गुणवत्ता जलवायु पर निर्भर करती है। मतलब इनडायरेक्टली व्यापार को जलवायु भी क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, देखो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर केला, रबड़ का हुआ, ये इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है जो कि सिर्फ गर्म और आर्द्र जलवायु में ही संभव है। तो मतलब जहाँ मसालों की जरूरत होगी तो वो देश यहाँ से व्यापार करेंगे। जैसे यूरोपीय देश, कैसे देश है? ठंडे देश है, तो वो यहाँ से गर्म मसालों का क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो इनडायरेक्टली जलवायु का प्रभाव भी व्यापार को बढ़ावा देता है। दूसरा है जनसंख्या व सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या व सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या के विभिन्न पहलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो पहला तो अपन ने क्या देखा? पहला देखा संसाधनों की भिन्नता। दूसरा जो है जनसंख्या व सांस्कृतिक कारक। अब देखो जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार व्यापार को प्रभावित करता है। बड़ी जनसंख्या का अर्थ कैसा है? बड़ा बाजार। ठीक है भाई। अब देखो जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण व्यापार को प्रभावित करता है। जैसे शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की मांग भिन्न भिन्न होती है, तो शहरों वाले लोग जो गांव में जिस प्रकार की चीजें होती है उनकी मांग करते हैं, और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गांव का बंदा शहर से कुछ सामान लेके आएगा। तो क्या हुआ? ये सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। यही तो व्यापार कहलाता है। जनसंख्या की विविधता, अब देखो जनसंख्या की विविधता व्यापार को प्रभावित करती है। कैसे करती है? मान लो एक जगह मात्र 4 लोग रहते हैं और खूब सारा क्या है? संसाधन है। एक तरफ खूब सारे लोग रहते हैं और मात्र 4 संसाधन है, तो क्या करेंगे? यहाँ का जो संसाधन है यहाँ की जनसंख्या के पास भेजा जाएगा, ये लोग इसका व्यापार करेंगे। तो जनसंख्या की विविधता भी इसको क्या करती है? प्रभावित करती है। विभिन्न संस्कृतियों में कला और हस्तशिल्प के अद्वितीय जो रूप विकसित हुए हैं, ये सांस्कृतिक उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण प्रभावित करते हैं। जैसे चीन का पोर्सलिन, ईरान के कालीन, उत्तरी अफ्रीका के चमड़े का काम, इंडोनेशिया की बटीक वस्त्र, ये क्या करते हैं? एक दूसरी जगह भेजे जाते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या का आकार और व्यापार, सघन बसाव वाले देश, देखो यहाँ की स्थिति कैसी होती है? सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, क्योंकि अधिकतर जो चीजें होती है सघन बसे हुए देशों में, जहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। मतलब उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही खत्म हो जाती है। तो बड़ा घरेलू बाजार स्थानीय उत्पादकों को खपा देता है। मतलब पैदा किया, खा लिया, अन्न पैदा किया, खा लिया। जनसंख्या कम होगी तो बेचेंगे ना, वरना वहीं खा जाएंगे। तो ये देखो इसका बाह्य व्यापार कैसा होता है। ऐसे देशों में बाह्य व्यापार कैसा होता है? कम होता है भाई। अधिकांश कृषि और औद्योगिक उत्पाद स्थानीय बाजारों में ही खप जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अपना भारत देश अपन मान सकते हैं। जीवन स्तर, अब देखो जीवन स्तर, जनसंख्या का जीवन स्तर आयातित वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। उच्च जीवन स्तर का अर्थ है अधिक आयात। अब जो उच्च जीवन जीना चाहते हैं जो देश, जिनके पास संसाधन कम है जनसंख्या आदि के, फिर भी वो उच्च जीवन जीना चाहते हैं, तो उनका उच्च जीवन पूरी तरीके से आयात पर निर्भर होगा। आर्थिक विकास की प्रावस्था, अब देखो आर्थिक विकास की प्रावस्था भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। व्यापार का स्वरूप इससे बदल जाता है। विकास के विभिन्न चरणों में देशों के व्यापार पैटर्न भी भिन्न होते हैं। अब देखो कृषि प्रधान जो देश है इनमें व्यापार कैसा होता है? कृषि उत्पादकों का विनिमय करते हैं, ये विनिर्माण वस्तुएं प्राप्त करते हैं दूसरों से, प्राथमिक उत्पादों के ये निर्यात होते हैं, और औद्योगिक वस्तुओं के मतलब तैयार माल के क्या होते हैं? आयातक होते हैं। मतलब कृषि प्रधान देश में व्यापार का ये स्वरूप देखने को मिलता है। अब औद्योगिक राष्ट्रों में किस प्रकार का स्वरूप?
मशीनरी और निर्मित उत्पादकों का ये क्या करते हैं, उनको निर्यात करते हैं और वहां से खाद्यान्न और अन्य कच्चा पदार्थ आयात करते हैं। उच्च मूल्य वर्धित वस्तुओं के उत्पादक होते हैं ये, तकनीकी उत्पादकों के वापस इनको निर्यात करते हैं। मतलब ये आर्थिक विकास की प्रावस्था पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। कम विकसित देश मतलब ये है, ये इस प्रकार की दशाएं रखेंगे और विकसित राष्ट्र इस प्रकार की दशाएं रखेगी। ये फर्क होता है आर्थिक विकास की प्रावस्था का। विदेशी निवेश की सीमा। अब देखो, विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देता है। जैसे बोलते हैं ना, अभी पहले भी था, अब वर्तमान में अपन क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो अन्य देशों के बोल रहे हैं कि भारत में अपना इन्वेस्ट कीजिए। मतलब विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। पूंजी का अभाव। अब देखो, जैसे अफ्रीका के अधिकतर देश है, वहां पर इंडस्ट्री जो है अन्य देशों की है, अन्य महाद्वीपों की है, क्योंकि वहां पर पूंजी का अभाव है। कई देशों के पास खनन और तेल खनन के लिए पूंजी का अभाव होता है। अब आप सभी को पता है, संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न कोई महाद्वीप है तो वो है अफ्रीका, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास जो है तकनीक नहीं है। इस कारण अन्य देश, अन्य राष्ट्र यहाँ पर बाहरी अभियांत्रिकी और बागवानी कृषि के लिए विशाल पूंजी की लगाते हैं और जिसकी इनको आवश्यकता होती है। औद्योगिक राष्ट्रों की भूमिका। औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों और खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं। वे विकासशील देशों में निवेश कर अपने संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। बाजार निर्माण। औद्योगिक राष्ट्र जो है अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं और निवेश के माध्यम से वे नए बाजार विकसित करते हैं, जैसे चाइना ने भारत का किया है या पाकिस्तान का किया है। व्यापार में बढ़ती, इससे देशों के बीच व्यापार का परिणाम बढ़ता है। निवेश और व्यापार एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। ऑटोमेटिक जहाँ निवेश होगा वहाँ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब देखो, परिवहन का विकास। ये कोई अलग से पढ़ाने की जरूरत है नहीं, पुराने समय में कैसा था, इस कारण व्यापार उस गति से बढ़ा। रेल परिवहन का युग जब आया तो व्यापार तेज गति से बढ़ा। उसके बाद समुद्री और वायु परिवहन आया तो और तेजी से बढ़ा। प्रशीतन और परिरक्षण मतलब बड़े बड़े हवाई जहाज है, ट्रेनें हैं वगैरह है, मतलब कोई वस्तु है जो शीघ्र समाप्त होने वाली थी, उनको सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की चीजें आ गई। मतलब फ्रीज वगैरह आ गए, बड़े बड़े डीप फ्रीज। तो ये सारी चीजें जब हुई तो क्या हुआ, व्यापार को और बढ़ावा मिला। अब देखिए व्यापार का संतुलन। एक बार बैलेंस से पहले अपने शरीर का बैलेंस बना लेते हैं पानी पीकर। बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? व्यापार संतुलन एक देश के आयात और निर्यात का प्रलेखन करता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा और मूल्य का क्या रखा जाता है, लेखा जोखा रखा जाता है। मतलब वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा और मूल्य का लेखा जोखा रखना ही व्यापार संतुलन कहलाता है। यह दर्शाता है कि देश कितना आयात करता है और कितना निर्यात करता है। ये आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। मतलब कोई देश आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है, मतलब उसका व्यापार संतुलन बिगड़ गया है। क्या हो गया? बिगड़ गया है। यदि दोनों बराबर करता है तो उसका व्यापार संतुलन बना हुआ है। अब देखो, व्यापार संतुलन के प्रकार दो है। एक तो प्रतिकूल संतुलन और दूसरा अनुकूल। प्रतिकूल को ऋणात्मक कहते हैं, अनुकूल को धनात्मक कहते हैं। मतलब यदि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो, मतलब आयात ज्यादा करना पड़ रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो देश का व्यापार संतुलन कैसा होगा? ऋणात्मक कहलाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, छाप लेना दिमाग में। इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं प्रतिकूल व्यापार में क्या होता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन नीचे देंगे, इस प्रकार के चार ऑप्शन दे देंगे आपको अलग अलग। तो आपको करना है कि आयात ज्यादा होता है निर्यात के बजाय, तो ऋणात्मक क्या होता है, व्यापार संतुलन होता है। अब देखो, यदि निर्यात का मूल्य अधिक प्राप्त हो रहा है, बेचने से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है और अपने को खरीदने में कम मूल्य लगाना पड़ रहा है, यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो देश का व्यापार संतुलन कैसा होता है? धनात्मक कहलाता है। इसे अनुकूल व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। निर्यात अधिक होता है, आयात इसमें कम होता है। व्यापार संतुलन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? इसका देखो, व्यापार संतुलन का देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालता है। ये राष्ट्रीय आय को सीधे रूप से प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है, जब निर्यात ज्यादा होगा
आयात कम होगा तो वो राष्ट्र क्या होगा, संपन्न राष्ट्र होगा। किसी देश को आयात ज्यादा करना पड़ रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो उस देश की दुर्दशा बिगड़ रही है। भुगतान संतुलन से संबंध, ऋणात्मक संतुलन का प्रभाव और वित्तीय संचय की समाप्ति, ये अलग अलग आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अच्छी तरीके से देख लेना इसको। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। दो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो मुख्य प्रकारों को अपन देखते हैं। पहला है द्विपार्श्विक व्यापार, मतलब दो देशों के बीच व्यापार की विधा द्विपार्श्विक व्यापार कहलाती है। बहुपार्श्विक व्यापार मतलब बहुत सारे देशों के बीच व्यापार होना। देख लेते हैं डीपली। द्विपार्श्विक व्यापार, द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति प्रदान करते हैं। जैसे देश के कुछ कच्चे पदार्थों के व्यापार के लिए सहमत हो सकता है, ख इस समझौते के अनुसार कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा। स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। मतलब सिंपल सा इतना ही याद रखना है, द्विवार्षिक व्यापार क्या होता है, दो देशों के बीच किया गया व्यापार। बहुपार्श्विक व्यापार, इसमें क्या होता है, एक देश एक साथ अनेक देशों के साथ जब व्यापार करता है तो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। कुछ देश व्यापारिक समझौतों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है, इससे उन देशों को विशेष व्यापारिक लाभ हम मिलते हैं भाई। आगे देखिए मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण। आपको पता है 1991 में भारत की उदारीकरण की नीति तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पढ़ा होगा कभी, पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है, टैक्स घटाना। उदारीकरण मतलब उधार कर दिया, अरे भाई अब तो तुम्हारा उधार कर दिया, अब तो कुछ करो, मतलब टैक्स में छूट दे दी, अब तो तुम इन्वेस्ट करो। ऐसा था कि भारत के पास 1991 के आसपास की बात करें तो बहुत कम पूंजी बची थी, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ने वाले थे, कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं था। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है उदारीकरण की नीति अपनाई और वो राष्ट्र आज आप देख रहे हो इस जगह खड़ा है। मुक्त व्यापार और व्यापार उदारीकरण, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य क्या कहलाता है, मुक्त व्यापार कहलाता है, पूछा जा सकता है। व्यापार हेतु अन्य देशों के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार कहलाता है, इसे ही व्यापार उदारीकरण कहा जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, व्यापारिक अवरोध को घटाना, जैसे सीमा शुल्क होता है, एक देश से दूसरी देश की सीमा में प्रवेश करने के लिए टैक्स लगना, तो सीमा शुल्क और अन्य व्यापारिक बाधाओं को क्रमिक रूप से कम करना, इसमें होता है व्यापारिक उदारीकरण में। प्रतिस्पर्धा की अनुमति, घरेलू उत्पादों और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए विदेशी उत्पादकों को अनुमति मिल जाती है। सार्वभौमिक पहुंच, सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान हो जाती है व्यापारिक उदारीकरण में। तो समझ में आ गया होगा व्यापारिक उदारीकरण। भूमंडलीय भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार। अब देखो विकासशील देशों पर प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार से क्या होता है, जो देश विकासशील होते हैं वो चपेट में आ जाते हैं किनके, विकसित देशों के। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उन्हें विकास के समान अवसर नहीं दिए जाते हैं। अब बताओ दूसरे देश, एक कोई चाइना की कोई चीज आ रही है अपने पास, और ठीक वैसी की वैसी कोई बांग्लादेश चीज जो है अपने को यहाँ बेच रहा है, तो अपन किसकी, अरे अपन बोलेंगे विकसित राष्ट्र है चाइना तो उसकी चीज खरीदेंगे। तो विकसित राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा में विकासशील राष्ट्र पिट जाता है। बस इतना सा समझ लीजिए। परिवहन और संचार, परिवहन तंत्र के विकास से वस्तुएं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती है, संचार तंत्र के विकास से वस्तुएं और सेवाएं तीव्र गति से पहुंच सकती है। तो इससे देखो एक तो विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ता है और परिवहन और संचार जो है ये मजबूत होता है। मुक्त व्यापार की चुनौतियां क्या है, संपन्न देशों की ओर झुकाव ज्यादा चला जाता है लोगों का। डंप की वस्तुएं, डंप की गई वस्तुएं मतलब क्या होता है, देशों को डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे, अरे डंप की गई मतलब यही है, कोई धंधा किसी जगह अच्छा चल रहा है, मान लो कोई शहर की बात कर लेते हैं, तो वहाँ अच्छा चल रहा है, घरेलू जो वहाँ के व्यापारी है उनका धंधा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। होता क्या है, अचानक किसी ने कहा कि मैं अपने प्रोडक्ट पे 80 से 90% छूट दे रहा हूँ, मतलब है वो मूल्य घटा देता है। एक जगह जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है वहां पर तो वो उस वस्तु को उच्च दर पर बेच रहा है, और जहां पर प्रतिस्पर्धा है तो घरेलू घरेलू जो व्यापार है उसको
पीटने के लिए, उसको नीचा रखने के लिए वो वहां पर ऑफ कर देता है। तो यही क्या कहलाता है, डंप की गई वस्तु। मतलब उधर से जहां प्रतिस्पर्धा नहीं है वहां से वो भरपाई कर लेगा, लेकिन जहां प्रतिस्पर्धा है वहां घरेलू उद्योगों को वो पीट देगा और वहां पर अपनी वस्तुएं बेचेगा। धीरे धीरे फिर वो बढ़ा देगा, जैसे जियो ने रिचार्ज बढ़ाया ना। डंप करना, अलग अलग कारणों से किसी वस्तु को दो देशों में अलग अलग कीमत पर बेचने की प्रथा क्या कहलाती है, डंप करना कहलाती है। छाप लेना, एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखो, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहला नाम तो यही है, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म। एक बार पानी पी लेता हूं, फुल फॉर्म याद कर लो। तो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, किसका रूप है, विकसित रूप किसका है, ये गेट का है। देखो, गेट से डब्ल्यूटीओ तक की यात्रा, गेट से डब्ल्यूटीओ तक की यात्रा 1948, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। 1948 किसका गठन हुआ, भारत जब आजाद हुआ उससे अगले साल गेट का गठन हुआ। कुछ देशों ने गेट की फुल फॉर्म, अब की बार 12th क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, तो आपको भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, याद कर लेना। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, गेट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। इसका गठन 1948। उद्देश्य क्या, विश्व को उच्च सीमा शुल्क और अन्य व्यापारिक बाधाओं से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, गेट का। अब देखो, 1994 की बात है, स्थायी संस्था का निर्णय लिया गया कि अब ये क्या था, अस्थायी संस्था थी। अब निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की एक स्थायी संस्था होनी चाहिए। तो सदस्य देशों ने एक स्थायी संस्था बनाने का निश्चय किया। गेट की सीमाओं को दूर करने की आवश्यकता महसूस है, यहाँ पर पढ़ने लगी तो जनवरी 1995 किसका गठन हुआ, डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट को विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया। ये एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित हुआ। तो गेट की स्थापना 1948, 1994 तक ये चला। जनवरी 1995 में बोले तो डब्ल्यूटीओ का विकास कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य, अब इसके मुख्य कार्य क्या थे, नियमों का निर्धारण करना, विवादों का निपटारा करना, जो सदस्य देश है उनके विवादों का निपटारा करना, दूर संचार सेवाओं का क्रियान्वयन और निर्माण करना, बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना और उनको नियंत्रित करना, और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार की सुरक्षा और नियमन करना। ये इसके मुख्य कार्य थे। पूछा जा सकता है इनमें से डब्ल्यूटीओ का कार्य नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी है भाई, तो यहां से तो सवाल बनेंगे। अब बोलते हो आप रीट, है ना, बहुत सारे बोलते हैं कि रीट का पेपर हार्ड था। हार्ड नहीं था भाई, उसका थोड़ा लेवल उच्च कर दिया गया। कैसे कर दिया गया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो हल नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें इजी ही थी, है ना, बस थोड़ा लेंथी कर दिया गया। और किसी ने सोचा कि एक बार सरसरी नज़र से देख लेता हूँ और वापस आके सवाल हल करूँगा, तो वो सरसरी नज़र में ही उसके 3 घंटे बीत गए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे कमेंट आते हैं, मैंने देखा है कि सरसरी नज़र से पूरे पेपर को देखने गया था और जब तक 150 सवालों तक पहुंचा तो 3 घंटे बीत गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एग्जाम में जब बैठो तो टाइम का शेड्यूल भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी, जब बात आ गई है तो बता देता हूँ मैं कि चतुर्थ श्रेणी का अभी रिजल्ट आया। बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा गए कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, कि कंपटीशन तो बढ़ गया, है ना। तो लड़के बहुत पढ़ने लगे हैं भाई। अब क्या हो गई, जेन जी नई पीढ़ी आ गई है, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और अभी बहुत सारे ओएमआर वाले घोटाले आए हैं, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए भाई। ये भी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके साथ है, न्याय वाली बात नहीं है। तो आपको पढ़ते रहना है, वो चीज़ें जांच एजेंसी करेगी। आप इन फालतू के लफड़ों में ना पढ़िए। बाकी आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम हैं, तो आपका काम है पढ़ना। क्योंकि अभी दुख होता है, दुख होता है। जैसे चतुश्रेणी अभ्यर्थी के बहुत सारे कमेंट आए, मैंने देखा एक ने लिखा कि सर चतुश्रेणी में सचिवालय का सोचा था, सचिवालय का सोचा था, मेरे को शौचालय भी नहीं मिला। मतलब अपने को देखने पे थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उसकी भावना आप समझिए।
मतलब वो कहाँ एक तरफ सचिवालय की सोच रहा था कि मेरे को सचिवालय में जॉब मिलेगी और वहां पर मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, आगे की तैयारी करूंगा या वो, और बोल रहा है मेरे को शौचालय भी नसीब नहीं हुआ। मतलब कितनी विडंबना है, एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो अपने आप को मजबूत रखिए और हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब देखो, विश्व व्यापार संगठन की आलोचना की बात करें तो इससे आम लोगों को लाभ नहीं है, असमानता में वृद्धि हो रही है और प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्य हितों पर ही ध्यान देते हैं। मतलब स्वार्थी रवैया देखने को मिलता है। अनेक विकसित देशों ने अपने बाजार पूरी तरीके से खोले नहीं है, मतलब बाजारों की सुरक्षा कर रखी है। महत्वपूर्ण मुद्दों की अपेक्षा जैसे स्वास्थ्य, श्रमिक अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, इनकी उपेक्षा की गई है। इनको ताक पर रखे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके द्वारा। तो ये इसकी मुख्य आलोचना है। क्या आप जानते हैं 1995 में डब्ल्यूटीओ ने गेट का स्थान लिया था, जनवरी 1995। 2016 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कितने 164 देश सदस्य थे भाई। 98% विश्व जो व्यापार है ये, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 98% हिस्सा इसके अंडर में आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी की किताब है उसके आखिरी कुछ पन्नों में ये आपको देखने को मिलेगा और बहुत बार इसको पूछा गया है। देखो, भारत जो है संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। भारत 1948 से गेट का हिस्सा था भाई, और 1995 से डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। अब आपको पूछे कि जो है भारत गेट का सदस्य कब बना, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना, अब आप सोचोगे सर ऐसी कोई डेट याद रहती है क्या? अरे तो भारत जो है जब इसकी स्थापना हुई तभी से जुड़ा हुआ है, तभी से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि गेट की स्थापना कब हुई, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। जब गेट की स्थापना हुई तब भारत इससे जुड़ गया था, जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई तो गेट से भारत जो है डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन गया। तो ये चीजें इजी है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गेट और डब्ल्यूटीओ में अंतर देखो। गेट जो है 1948 से 94 की कहानी है, केवल वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित था और अस्थायी समझौता था, सीमित इसका दायरा था और विवादों का निपटाना जो है इसका कमजोर तंत्र था भाई। डब्ल्यूटीओ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा बौद्धिक संपदा का व्यापार इसमें महत्वपूर्ण है। स्थायी ये संगठन माना गया है, सशक्त विवाद का निपटारा ये करता है, मतलब सदस्य देशों के बीच आसानी से विवादों का निपटारा कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, पानी पी लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ देखो। प्रादेशिकरण, प्रादेशिक विशिष्टीकरण, इसको प्रोत्साहन मिलता है। उच्च उत्पादन, उत्पादन का उच्च स्तर बनाए रखता है। कोई भी प्रादेशिक जो होता है, प्रदेश होता है, वो यदि इसके विशिष्टीकरण को महत्व मिलता है विदेशी व्यापार में, तो ये क्या करता है? उच्च उत्पादन बनाए रखता है। जीवन स्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है आपके रहन सहन का स्तर बढ़ा देता है, ढांचा बढ़ा देता है। वैश्विक उपलब्धता, वस्तुओं और सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके हाथ से या पांव से दूर है। मूल्य समानीकरण, कीमतों और वेतनों का समानीकरण करता है कि कहीं पर महंगी मिल रही है तो बाहर से मंगा लो भाई, मतलब समानीकरण करता है। ज्ञान का प्रसार करता है। अब देखो इसकी हानियां आ जाएगी भाई आगे। निर्भरता, अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ा सकता है ये, कि भाई वहां से तेल आएगा तभी काम चलेगा, क्योंकि ये समझौते के अंतर्गत चीजें क्लियर होती है। असमान विकास, विकास के असमान स्तर को ये जन्म देता है। शोषण, गरीब देशों का इसमें शोषण होता है, ये अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। प्रतिद्वंदता बढ़ जाती है, युद्ध की ओर ले जाने वाली प्रतिद्वंदता उत्पन्न हो सकती है, जैसे अभी हालात विश्व के बने हुए। और पर्यावरण को नुकसान होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लोगों के कल्याण में कमी आती है। संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है, समुद्री जीवन नष्ट हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं, नदी बेसिन निजी कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां है। अब पतन इंपॉर्टेंट है, छाप लेना दिमाग में। पतन मतलब बंदरगाह। पोताश्य और पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य क्या माने जाते हैं? प्रवेश द्वार माने जाते हैं। पहली लाइन तो यही है इंपॉर्टेंट। पतन क्या होते हैं? पतन वह महत्वपूर्ण स्थान है जहां से जहाजी माल और यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पतन कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। पतन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं,
ये गोदी गोदी की व्यवस्था करता है, मतलब एक ऐसा ढांचा उपलब्ध करवाता है जहां जहाज रुकते हैं, वहां से रवानगी होते हैं। मतलब यहाँ पर माल को लादा जाता है, उतारा जाता है, भंडारण की सुविधा भी प्रदान करता है। मान लो कोई आप सामान लेके गए और जहाज आएगा कल, तो आज सामान यहाँ पर आप रख सकते हैं, भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। पतन प्राधिकार के कार्य, जो इसका प्राधिकारी होता है उसके क्या कार्य? नौगम्य द्वारों का रखरखाव, रस्सों और बंजरों की व्यवस्था, श्रम और प्रबंधीय सेवाएं उपलब्ध करवाना। ये पिछली स्लाइड इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। पतन का महत्व कैसे मापा जाता है? नौ बार का आकार, मतलब जहाजों द्वारा लाए और ले जाए गए माल की मात्रा कितनी है, ये इस पतन के महत्व को बताता है। निपटाए गए जहाजों की संख्या, मतलब कितने जहाज यहाँ पर सफलतापूर्वक सेवाएं देते हैं, ये भी पतन का महत्व दर्शाता है। किसी पर ज्यादा देता है तो उस पतन का महत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। निपटाया गया 9 बार, ये पृष्ठ प्रदेश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। माना जाता है कि इस पतन से इतना 9 बार निपटाया गया है तो वो राष्ट्र भी अपने आप में संपन्न होगा। निपटाए गए 9 बार के अनुसार पतनों के प्रकार इंपॉर्टेंट है, छाप लेना दिमाग में सीधा का सीधा। औद्योगिक पतन 9 बार, थोक 9 बार के लिए विशेषीकृत पतन, ये क्या करते हैं? अनाज, चीनी, ऐसे तेल, रासायनिक आदि का परिवहन करते हैं। वाणिज्य पतन सामान्य 9 बार, स्वशिष्ट उत्पाद और निर्मित वस्तुओं का प्रबंध, यात्री यातायात का प्रबंध भी करते हैं वाणिज्य पतन। विस्तृत पतन बड़े परिमाण में सामान्य 9 बार का प्रबंध, अधिकांश महान पतन इसी प्रकार के होते हैं। अब अगले वाली जो स्लाइड आएगी ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। अंतर्देशीय पतन, मतलब कोई पतन देश के अंदर है और वो किसी नदी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो वो पतन क्या कहलाते हैं? अंतर्देशीय पतन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें तो मैनचेस्टर, कौन सा? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर लिवरपूल बोले तो इंग्लैंड यूके का एक बंदरगाह है। मैनचेस्टर कहाँ का पूछा जा सकता है। मेफिस, मेफिस कहाँ का है? मैनहिम कहाँ का है? ड्यूसबर्ग कहाँ का है? कोलकाता कहाँ का है? तो ये मैनचेस्टर इंग्लैंड का है। मेम्फिस कहाँ का है? यूएसए का है भाई, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का है मेम्फिस। मैनहिम, मैनहिम कैसा हिम? मैनहिम बोले तो बर्फ का आदमी। कैसे याद रखोगे? जर्मनी से याद रखोगे मेज। मैनहिम जर्मनी, मेज। मेम्फिस संयुक्त राज्य अमेरिका, मैनचेस्टर इंग्लैंड। ड्यूसबर्ग, ड्यूसबर्ग कहाँ का है? जर्मनी का है। दोनों के दोनों। डम डम, डमरू से डम याद रखना। ड्यूसबर्ग और मैनहिम दोनों कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। मेम्फिस संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मैनचेस्टर इंग्लैंड का है, कोलकाता अपने भारत के। ये सारे के सारे अंतर्देशीय पतन है, मतलब किसी न किसी नदी से, समुद्र से जुड़े हुए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये कोलकाता जो बंदरगाह है, ये कौन सी नदी से आपको बंगाल की खाड़ी तक जाता है? बाह्य पतन, ये गहरे जल के पतन होते हैं जो बड़े जहाजों को ग्रहण करते हैं, जैसे एथेंस, ये कहाँ का? यूनान का। पीरेइयस, यूनान। ये दोनों के दोनों। एपी, एपी पीते हो ना आप? एपी पीते हो ना, सेम का जूस? तो ये दोनों के दोनों यूनान कर देना भाई। ठीक है, वापिस देखो, वापस देखो, क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए बार बार देखना बनता है। मैनचेस्टर कहाँ का है? यूके का है। मेम्फिस कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मैनहिम कहाँ का? जर्मनी का। ड्यूसबर्ग कहाँ का? जर्मनी का। कोलकाता कहाँ का? भारत का। एथेंस और पीरेइयस कहाँ के? यूनान के। दोनों याद और ये 5 याद। आगे चलते हैं। अब देखो, विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पतनों की बात करें तो तेल पतन कौन से हैं? ऐसे पतन जहां से तेल का व्यापार होता है उसे तेल पतन कहते हैं। छाप लेना, वेनुजुएला, 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 वेनुजुएला। माराकाइबो, माराकाइबो कहाँ का है? वेनुजुएला का है। वेनुजुएला दक्षिणी अमेरिका का देश है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना यदि आप तैयारी करते हो तो। माराकाइबा, वेनुजुएला। एस्कीरा, कैसा कीरा? एस्कीरा ट्यूनिशिया, अफ्रीका का है क्या ट्यूनिशिया? तो ट्यूनिशिया का जो है एस्कीरा। त्रिपोली, त्रिपोली लेबनान। अबादान ईरान। देखो भाई, ये सारे के सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां से तेल निकाला जाता है। माराकाइबा, माराकाइबा वेनेजुएला, माराकाइबा वेनेजुएला। एस्कीरा ट्यूनिशिया, एस्कीरा ट्यूनिशिया।
त्रिपोली लेबनान, त्रिपोली लेबनान, अब्बादान ईरान, अब्बादान ईरान। छाप लेना दिमाग में, पूछ सकते हैं, पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे। मार्ग पतन बोले तो विश्राम पतन, ऐसे पतन जहां रोकते हैं जहाज को। ऐसे कौन से हैं? अरे अदन है यमन का, होनोलुलु है संयुक्त राज्य अमेरिका का, सिंगापुर है। ठीक है, ऐसे पतन है। कैसे बात करें, देखो ये क्या है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद में यहाँ पर स्वेज नहर है, यहाँ पर लाल सागर है, और यहाँ पर लाल सागर के कॉर्नर पर ये कौन सा है, अदन है, जो आपके यमन का है। तो यहाँ पर जहाज रुक जाते हैं। आगे फिर इधर चलते हैं तो यहाँ पर ये भारत वगैरह है, यहाँ पर रुक जाते हैं। तो यहाँ पर फिर सिंगापुर आता है ना। तो सिंगापुर में और रुक जाते हैं। और होनोलुलु, जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं क्या, ये प्रशांत महासागर के बीच में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर में है। ये क्या कहलाते हैं, तीनों के तीनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ज्यादा लफड़ा मत करना, तीन को याद रख लेना। विश्राम पतन में ये आपके अदन हो गया, होनोलुलु हो गया, सिंगापुर हो गया। पैकेट स्टेशन फेरी पतन, छोटी दूरी के आवागमन के लिए उदाहरण, जैसे डोवर है, डोवर जल संधि पढ़ते हो ना आप। डोवर कहाँ का है, इंग्लैंड का है। कैलाइस, अरे कैलाश नहीं है भाई, कैलाश नहीं है, कैलाइस है, कहाँ का है, फ्रांस का है। तो ये भी छाप लेना दिमाग में। अन्य विशेष प्रकार के पतनों की बात करें तो आंत्रोपोपतन, ये क्या होते हैं, निर्यात हेतु वस्तुओं के एक्तरण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। मतलब यहाँ एक्तरण होता है और फिर वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। तो ऐसा कौन सा है, अरे ठीक वही विश्राम पतन वाला सिंगापुर आ जाएगा एक तो। रोटरडम, नीरो, नीरो बांसुरी बजा रहा था ना, वो वाला नीरो बोले तो नीदरलैंड, कौन सा, रोटरडम, नीदरलैंड रोटरडम। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क, डेनमार्क का एक पहले भी देखा था। अरे डेनमार्क वही है जिसने सर्वप्रथम किस पर, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो कोपेनहेगन कहाँ का है, डेनमार्क का है, यूरोप का एक देश है। ठीक है, नीदरलैंड भी एक यूरोप का देश है। रोटरडम है इसका। तो सिंगापुर, रोटरडम, कोपेनहेगन, ये आंत्रोपोपतन है। पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, निम्न में से आंत्रोपोपतन नहीं है या है। तो ये तीनों तो याद कर लेना, एनसीईआरटी में दे रखा है। नौसेना पतन, तो युद्धक जहाजों की सेवाएं और मरम्मत कार्यशालाएं प्रदान करते हैं, जैसे भारत का कोची और कारवाड़, भारत बोले तो कर्नाटक का कारवाड़। तो कोची और कारवाड़ ये किस में आएंगे, नौसेना पतनों में शामिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस प्यारी सी छोटी सी क्लास में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रमुख पतनों के बारे में अध्ययन किया था। निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्द ही।